इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 11। ऐसा लगता है कि राजमहरा सरल नहीं है। अगस्त्य ने सतर्कता का संकेत दिया। महारानी मिस्टिक आइस 9 स्वर्गों में एक प्रसिद्ध सम्राट क्षेत्र की शक्ति थी। भले ही उसका आदमी निचले क्षेत्र से था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। मुझे भी ऐसा लगता है, अंशुमान ने सहमति जताई। हालांकि अजीब बात यह है कि महारानी राजमहरा को केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानती हैं। राजमहरा को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में लाने का उनका उद्देश्य ये था कि वह उसे अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद करे। यह महारानी की चाल हो सकती है। अगस्त्य ने अपना सिर हिलाया। शायद वह नहीं चाहती कि कोई उसके आदमी की असली शक्ल को जाने। अंशुमान ने फिर पूछा, तो अगर राजमहरा एक महान संत शक्ति है तो हमारी लड़ाई मुश्किल होगी। अगस्त्य चुप हो गया। अगर राजमहरा महान संत होते तो 10,000 दानव साम्राज्य निश्चित रूप से इस बार बर्बाद हो जाता। इस समय बीच हवा में एक रहस्यमयी काली रोशनी दिखाई दी। इसे दानव फ्लैश कहा जाता था, जो अंडरवर्ल्ड द्वारा समाचार प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि है। अंशुमान ने हाथ बढ़ाया और काली रोशनी को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। महारानी यहाँ सेना लेकर आई हैं। क्या राजमहरा उनके साथ थे? अगस्त्य ने जल्दी से पूछा। अंशुमान ने अपना सिर हिलाया। फ्रंट लाइन पर सटीक जानकारी के अनुसार हमें राजमहरा का कोई निशान नहीं मिला। अगस्त्य अवाक रह गया। अगर राजमहरा महान संत क्षेत्र में होते तो वे 10,000 दानव साम्राज्य के खिलाफ इस अभियान के दौरान निश्चित रूप से उनकी सहायता के लिए आते। लेकिन अब राजमहरा प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब था कि उनका अनुमान गलत हो सकता था। कोई बात नहीं, राजमहरा निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगस्त्य खड़ा हो गया। उसके शरीर से एक हिंसक राक्षसी आभा निकल रही थी। चूंकि महारानी यहाँ हैं तो पहले उनसे निपट लें। खिड़की से चमकती हुई धूप आलीशान बिस्तर पर आ रही थी। जब राजमहरा जागा तो उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसकी छाती और पेट पर लेटी हुई है। वे रिया और राधिका थीं। कुछ समय बाद अनन्या और अलीशा भी उसकी बांह के नीचे आ गई थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि उसकी चारों बेटियां उससे चिपकी हुई थीं। राजमहरा को लगा कि उसके दिल में पिता का प्यार उमड़ रहा है। डिंग, सिस्टम की आवाज़ अचानक सुनाई दी। तुम्हारा पितृ प्रेम पहाड़ की तरह है और तुम अपनी बेटियों को चैन की नींद सोने देते हो। इनाम, अनंत तलवारबाजी। अनंत तलवारबाजी संत उच्च स्तरीय साधना तकनीक। अगर इसे निचले क्षेत्र के कैंग ड्रैगन महाद्वीप में रखा जाता तो सिर्फ ये साधना विधि अकेले ही 1000 साल की तलवार संप्रदाय को सहारा दे सकती थी। और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के लिए भी संत स्तरीय साधना तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं। इस अत्यंत दुर्जय संत स्तरीय तलवारबाजी का तो जिक्र ही नहीं। मुझे तुम्हारी बेटियों के साथ सोने का इतना अच्छा इनाम मिला। एक गृहिणी के रूप में इस तरह का जीवन वाकई बहुत अच्छा है। राजमहरा खुश थे। बच्चों को परेशान न करने के लिए वह बस कुछ और सांस लेने की पूरी कोशिश कर सकता था और रिया और राधिका के जागने का इंतजार कर सकता था। सौभाग्य से दीपिका की शिक्षा के बाद बच्चे आलसी सुअर नहीं थे जो ज्यादा सो जाते थे। बच्चे भोर में एक के बाद एक जाग गए। मैं डैडी के पेट पर क्यों हूँ? डैडी का शरीर कितना आरामदायक है। अलीशा, अपने पैर मेरे चेहरे पर मत रखो। ओह ओह। सुबह सुबह चारों छोटी लड़कियों के मनमोहक रूप देखकर राजमहरा बेहद खुश हो गया। उठने के बाद राजमहरा नौकरों की सेवा में अपने दांत साफ करते और अपना चेहरा धोते हुए उनके साथ चला गया। चूंकि चारों छोटी लड़कियां राजमहरा को स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए परेशान कर रही थीं, इसलिए राजमहरा को उनके लिए नाश्ते के 4 सेट खुद तैयार करने पड़े। नए स्वाद और संयोजन ने लड़कियों को मदहोश कर दिया। ये नाश्ता पिछले साल का उनका सबसे सुखद भोजन था। वास्तव में अधिक खाने के लिए राधिका ने स्वर्गीय कुत्ते के जानवर के साथ अपनी दोस्ती को खतरे में डालने की हद तक चली गई। सुबह सुबह उसने स्वर्गीय कुत्ते के जानवर को बिना कुछ खाए खुद को भरपेट खाते हुए देखने के लिए कहा। स्वर्गीय कुत्ते के जानवर ने राधिका को खुश करने और उसे कुछ खाने के लिए मनाने के लिए उसके खिलाफ रगड़ा। राधिका ने इसके बारे में सोचा और स्वर्गीय कुत्ते के जानवर को लात मारकर दूर कर दिया। रात के खाने के बाद क्रिस्टल पैलेस की रखवाली करने वाले कमांडर संजय मुख्य हॉल में आए। पत्नी, आज वह दिन है जब चारों राजकुमारियां तलवारबाजी का अभ्यास करेंगी। मैं उन्हें मार्शल आर्ट के मैदान में आमंत्रित करने आया हूँ। फिर राजमहरा ने उनसे इस बारे में पूछा। इसके बारे में जानने के बाद दीपिका ने बच्चों के लिए विशेष रूप से मार्शल आर्ट का मैदान खोला। वहां उनके उपयोग के लिए एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन था। हर 3 दिन में राघव बच्चों को तलवारबाजी का अभ्यास कराने के लिए स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में खुद लाता था। पिताजी, क्या आप मेरे साथ साधना करने आ सकते हैं? अनन्या ने राजमहरा का हाथ खींचा। राधिका ने खुद को राजमहरा की बाहों में फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। पिताजी को जाना ही होगा। रिया और अलीशा ने शान से सिर हिलाया। हाँ, बेशक डैडी को जाना ही होगा। राजमहरा ने राधिका को गोद में उठाया और बाकी तीनों बेटियों को गोद में लेकर खड़ा हो गया। संजय ने ईर्ष्या से कहा, पत्नी, राजकुमारियों का आपके साथ कितना अच्छा रिश्ता है। उसने सोचा कि कैसे उसकी अपनी बेटी ने उसे अनदेखा किया। संजय को लगा कि एक पिता के रूप में राजमहरा की तुलना में वह वास्तव में असफल था। जल्द ही
राजमेहरा और उनकी बेटियां संजय के पीछे मार्शल आर्ट के मैदान में चली गईं। हर जगह पहरेदार थे, जाहिर है सुरक्षा बहुत सख्त थी। राजमेहरा ने देखा कि उसके सामने के जंगल में राजसी और मोटी सफ़ेद आत्मा ऊर्जा की एक गेंद घूम रही थी और लुढ़क रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की यह गेंद कम से कम 2 मील चौड़ी थी। भले ही वह उससे 1000 मीटर दूर था, फिर भी वह प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को बहते हुए महसूस कर सकता था। आत्मा एकत्रीकरण संरचना विशेष रूप से महामहिम के हथियार गठन ग्रैंडमास्टर द्वारा राजकुमारियों को आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और उनकी साधना में सुधार करने की अनुमति देने के लिए बनाई गई थी। इस सरणी में तलवार दाव की खेती करके राजकुमारियां तेजी से सुधार कर सकती हैं। संजय ने राजमेहरा को आगे बढ़ाया और परिचय कराया। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। 10 दिशा आरेख के साथ वह बता सकता था कि यह सरणी संरचना साधारण नहीं थी। ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना के बिना इतनी बड़ी सरणी संरचना बनाना असंभव था। धमाका! आत्मा एकत्रीकरण संरचना के केंद्र से अचानक काली रोशनी की एक गेंद फट गई। पलक झपकते ही स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में हड़कंप मच गया। असीम आध्यात्मिक आभा बाढ़ की तरह सभी दिशाओं में बेतहाशा बढ़ गई। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित सांद्रता तक पहुंचने पर अचानक बाहर निकल जाए तो भी यह घातक होगी। राजमेहरा ने देखा कि स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के सबसे नज़दीकी पहरेदार दर्द से चिल्ला रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट से वे दर्जनों फीट दूर उड़ गए। आध्यात्मिक ऊर्जा के ज्वार ने उनके चेहरों पर हमला किया, जिससे संजय के चेहरे पर भी हैरानी के भाव प्रकट हुए। शिट! वह चिल्लाया और राजमेहरा और चारों राजकुमारियों की रक्षा के लिए जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही वह राजमेहरा के पास पहुंचने वाला था, अशांत आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक गायब हो गई। संजय को लगा जैसे वह एक शांतिपूर्ण दुनिया में आ गया है। चाहे बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्वार कितना भी अशांत क्यों न हो, यह उसके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकता था। संजय ने तुरंत तय कर लिया कि यह राजमेहरा की देन है। पत्नी ने बिना हिले डुले इस अशांत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभाव को हल कर दिया। कितना असाधारण! संजय राजमेहरा के प्रति विस्मय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जब दूसरे पहरेदारों ने देखा कि राजमेहरा हिले नहीं है तो उनके चेहरे प्रशंसा से भर गए। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। कंसोर्ट बहुत बढ़िया है। सभी के आश्चर्य का सामना करते हुए राजमेहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। निष्क्रिय दिव्य तकनीक अजेय निषेध के प्रभाव बस इतने ही भयानक थे। फिर संजय ने सिर झुकाया और कहा, कंसोर्ट, मुझे आपको और राजकुमारियों को डराने के लिए खेद है। मैं जाकर पता लगाऊंगा कि स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में समस्या क्यों है। अध्याय 12। राजमेहरा ने सिर हिलाया। यह आत्मा सभा संरचना उसकी नज़र में कोई गहन संरचना नहीं थी। संजय के चेहरे पर नज़र डालने से ऐसा लग रहा था कि वह इससे निपटने में आश्वस्त है। वह उसे इससे निपटने देगा। राजमेहरा की सहमति प्राप्त करने के बाद संजय मुड़ा और आत्मा सभा संरचना की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय आत्मा सभा संरचना के केंद्र में एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं में बढ़ रही थी। यह एक टूटे हुए जार की तरह लग रहा था जो हर जगह पानी छिड़क रहा था। सौभाग्य से मैं कुछ सरणी संरचना की गहराई जानता हूँ, अन्यथा अगर मैं आज के मामले को अच्छी तरह से हल नहीं करता तो मुझे निश्चित रूप से महामहिम द्वारा दंडित किया जाएगा। संजय ने खुद से सोचा और अपने असली सार को प्रसारित किया। जैसे ही उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव को रोका, वह आत्मा सभा संरचना के केंद्र के पास पहुंच गया। उसने जो व्यूह रचना की गहनता सीखी थी उसके अनुसार उसने दोनों हाथों से एक सुनहरी मुहर बनाई। उफ्टिल्ड! यह मुहर एक विशाल झिल्ली की तरह थी जिसने पलक झपकते ही 2 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया, और यह सीमा पूरे स्पिरिट गैदरिंग व्यूह को कवर करती थी। अनन्या, रिया और अलीशा सभी ने फैंग को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। कुछ ही देर में अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसे ठीक मत करो, इसे ठीक मत करो। रिया और अलीशा भी इसका इंतजार कर रही थीं। ठीक है, इसे ठीक मत करो। केवल यंग जुवान ने अपना सिर खड़खड़ाने वाले ड्रम की तरह हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूं कि अंकल फैंग इसे ठीक करें। राजमेहरा ने एक जिज्ञासु भाव प्रकट किया और पूछा, अनन्या, तुम स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की मरम्मत क्यों नहीं करवाना चाहती? अनन्या, रिया और अलीशा ने एक दूसरे को देखा और शर्मीले भाव प्रकट किए। ऐसा लग रहा था कि वह राजमेहरा की डांट से डर रही थी। राजमेहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। साहस से बोलो, डैडी तुम्हें दोष नहीं देंगे। अनन्या ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, तलवार चलाना बहुत उबाऊ है। रिया ने कहा, हाँ, ये बहुत उबाऊ है। अलीशा ने कहा, हाँ। राधिका ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और विरोध में अपना सिर झुकाया। ये बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है। तलवार चलाना मजेदार है। तुम लोगों को तलवार चलाना पसंद नहीं है? राजमेहरा ने पूछना जारी रखा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि हम चारों को हर बार एक ही चाल का अभ्यास करना पड़ता है। ये वास्तव में उबाऊ है। मैं समझ गया। राजमेहरा को आखिरकार बच्चों के विचार समझ में आ गए। चूंकि उन्हें दीपिका ने तलवार चलाना सिखाया था, इसलिए वे इसे तभी सीख सकते थे जब दीपिका आसपास न हो। अगर उनके साथ कोई न हो तो वे दीपिका द्वारा सिखाए गए कुछ आसन ही दोहरा सकती थीं। इसके बारे में सोचते हुए ये वाकई बहुत उबाऊ था। हालांकि दीपिका की क्षमता के साथ भले ही यह कुछ सरल चालें हों, लड़कियों को निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन बच्चों के लिए किसी चीज़ को दोहराना बहुत उबाऊ था।
आखिरकार उनकी सहनशक्ति वयस्कों की तुलना में बहुत कम थी। दूसरी ओर राधिका स्वभाव से जीवंत और सक्रिय थी। उसके जैसे छोटे शैतान के लिए जब तक वह मजे करती थी तब तक ये दिलचस्प था। इसलिए राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए, लेकिन आज से पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अनन्या और बाकी लोगों ने इस बारे में सोचा। उनके पिता के साथ होने से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है पिताजी, चलो साधना जारी रखते हैं। छोटी लड़कियों ने फिर से खुशी के भाव प्रकट किए। धमाका। जैसे ही राजमेहरा लड़कियों से बात कर रहे थे, संजय की तरफ से अचानक विस्फोट हुआ। सारी सुनहरी रोशनी अचानक एक किरण में संघनित हो गई और बिजली की तरह स्पिरिट गैदरिंग एरे के केंद्र से बाहर निकल गई। संजय समय रहते बच नहीं सका और इस सुनहरी रोशनी से मारा गया। दबी हुई कराह के साथ वह पूरे 10 कदम पीछे हट गया। अरे, मैं असफल हो गया, संजय ने निराशा के साथ कहा। अपनी स्पिरिट स्टेज साधना के साथ वह इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की मरम्मत करने में असमर्थ था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह केवल उसकी साधना का आधार ही नहीं था जो अपर्याप्त था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। मुझे लगता है कि मुझे इसे बनाने वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए। जैसे ही संजय राजमेहरा को स्थिति समझाने वाला था, एक सेंट मिश्रा हवा चली। एक चमकती हुई रोशनी हुई। संजय के बगल में एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ग्रे दाववादी लबादा पहने खड़ा था। वरिष्ठ मिश्रा, आप यहाँ हैं? संजय ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन का निर्माता था। वह महेश मिश्रा थे, जो मिस्टिक आइस पैलेस में हथियार निर्माण के ग्रैंड मास्टर थे। महेश मिश्रा का जीवनकाल 1300 साल से ज्यादा था। हालांकि उनकी साधना सिर्फ स्पिरिट स्टेज पर थी। उन्होंने अपने जीवन में जिन सरणी संरचनाओं पर शोध किया था, वे नॉर्थ मिस्टिक हेवन में सबसे ज्यादा थीं। इस तरह जब संरचनाओं के निर्माण की बात आती थी तो पिछले सम्राट द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। महारानी दीपिका के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने भी महेश मिश्रा का बहुत सम्मान किया। ये स्पिरिट गैदरिंग संरचना महारानी के आदेश के तहत बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। महेश मिश्रा ने स्पिरिट गैदरिंग संरचना की ओर नज़र घुमाने से पहले संजय की ओर सिर हिलाया। मैं अभी क्रिस्टल पैलेस से गुजरा और पाया कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अस्त व्यस्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट गैदरिंग संरचना में वास्तव में कोई समस्या थी। महेश मिश्रा ने भौहें सिकुड़ी और खुद से बुदबुदाया। संजय ने पूछा, वरिष्ठ मिश्रा, क्या आप जानते हैं कि यह संरचना अचानक अव्यवस्थित क्यों हो गई? महेश मिश्रा ने इसे ध्यान से देखा और कहा, संरचना बनाना घर बनाने जैसा है। एक बार नींव ढीली हो जाने पर समस्याएं पैदा होना आसान है। ये स्पिरिट गैदरिंग संरचना एक सरणी है जिसे मैंने 5 तत्वों और 7 सितारों के अनुरूप दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बनाया है। अचानक एक समस्या है। सच में, ये 5 तत्व और 7 सितारे ही बदल गए हैं। संजय ने आश्चर्य से कहा, 5 तत्व और 7 सितारे भी बदल सकते हैं? बेशक, महेश मिश्रा ने सिर हिलाया। ध्रुवीकरण 2 क्षेत्रों का निर्माण करता है और 2 क्षेत्रों से 4 प्रतीकों का जन्म होता है। सब कुछ निरंतर परिवर्तन और विकास से गुजर रहा है। दुनिया के 5 तत्व और बिग डिपर के 7 सितारे सभी समय के साथ धीरे धीरे बदल रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद संजय ने एक पल के लिए सोचा और कहा, क्या उस स्थिति में यह व्यूहरचना कभी नष्ट नहीं होगी? नहीं। महेश मिश्रा ने 4 स्वर्ण मुहरें निकाली। ये 4 प्रतीकों वाली पवित्र मुहर एक अनमोल खजाना है। मैंने सोचा था कि मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ राजकुमारियों की खातिर मैं इसका उपयोग करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक मंत्र पढ़ा और 4 प्रतीकों वाली पवित्र मुहर को आत्मा सभा संरचना में फेंक दिया। एक पल में सुनहरी रोशनी निकली। 4 स्वर्ण मुहरें आत्मा सभा संरचना की 4 दिशाओं में उतरीं। घर के निर्माण के समय 4 खंभों की तरह आत्मा सभा संरचना को बीच में मजबूती से स्थापित किया गया था। जब सुनहरी रोशनी मंद पड़ने लगी तो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल बल द्वारा तुरंत संकुचित हो गई। संजय ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। जैसा कि एक प्राकृतिक अनमोल खजाने से उम्मीद की जाती है, 4 प्रतीकों वाली पवित्र मुहर वास्तव में बहुत ही दुर्जय है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अजीब घटना घटी। जो आध्यात्मिक ऊर्जा पहले संकुचित हो गई थी, वह और भी अधिक अशांत तरीके से फिर से फूट पड़ी। महेश मिश्रा और संजय को शक्तिशाली प्रभाव के कारण दर्जनों कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? महेश मिश्रा ने भौहें सिकोड़ी। आत्मा एकत्रीकरण संरचना पहले से ही टूटी हुई है। अगर हम इसे जबरन अवरुद्ध करते हैं तो प्रभाव और भी बुरा होगा। इस समय पीछे से एक आवाज आई जिससे महेश मिश्रा की आंखें चमक उठीं। राजमेहरा अपनी 4 बेटियों को लेकर पहले ही आ चुके थे और महेश मिश्रा और अन्य लोगों के पीछे खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि संजय और महेश मिश्रा समस्या को हल करने में सक्षम होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जिस समस्या को वे सरल समझ रहे थे, वह वास्तव में उनके लिए सरल नहीं थी। महेश मिश्रा जल्दी से मुड़े। आप कौन हैं? संजय ने सम्मानपूर्वक कहा। वह महारानी के पति हैं। नमस्कार पत्नी। महेश मिश्रा ने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, पत्नी, आपके अभी अभी कहे गए शब्दों का अर्थ गहरा लग रहा है। क्या आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कर सकती हैं?
राजमेहरा के एक वाक्य ने महेश मिश्रा को ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी विशेषज्ञ से मिले हों। अध्याय 13। राजमेहरा ने शांति से स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को देखा। तुमने अभी कहा कि फॉर्मेशन बनाना घर बनाने जैसा है। ये वाकई समझ में आता है। हालांकि सरणी संरचना लचीली और परिवर्तनशील है। ये घर बनाने से बहुत अलग है। महेश मिश्रा की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ये निश्चित रूप से सबसे विध्वंसक बात थी जो उसने कभी सुनी थी। उसने सोचा था कि हर संरचना की अपनी निश्चित संरचना और उपयोग होते हैं। हालांकि ध्यान से सोचने पर राजमेहरा के शब्द वाकई समझ में आए। पत्नी, कृपया जारी रखें। महेश मिश्रा ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ज्ञान की प्यास हो। राजमेहरा ने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की ओर इशारा किया और कहा, इस संरचना का सबसे मौलिक उपयोग असीम स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना है। हालांकि अगर मैं जबरदस्ती सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर इकट्ठा कर लूं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये बोझ से ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि कहावत है, इसे अवरुद्ध करने के बजाय इसे खोलना बेहतर है। यदि हम चाहते हैं कि यह अस्तित्व में रहे तो हमें संरचना के संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। महेश मिश्रा ने बार बार सिर हिलाया। ये वास्तव में मामला है। महारानी के पति की बातें सुनना 10 साल तक अध्ययन करने से भी बेहतर है। संजय के चेहरे पर विस्मय गहरा गया। यहाँ तक कि एक हथियार संरचना ग्रैंड मास्टर भी कॉन्सेप्ट के प्रति इतना विनम्र था। ऐसा लग रहा था कि कॉन्सेप्ट उसकी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम थी। आपकी राय में मुझे इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को परिपूर्ण बनाने के लिए क्या करना चाहिए? महेश मिश्रा ने पूछना जारी रखा। राजमेहरा मुस्कुराए। 5 तत्व और 7 सितारे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए चलो 8 उजाड़ और 6 दिशाओं का उपयोग करते हैं। हाँ, महेश मिश्रा चौंक गए। 8 उजाड़ और 6 दिशाओं की संख्या 9, 8 और 100 मिलियन चर में विकसित हो सकती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम आधा साल तो लगेगा ही। महेश मिश्रा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही राजमेहरा स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में चले गए थे। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और कई दिशाओं में इशारा किया। स्पिरिट गैदरिंग एरे में जल्द ही रहस्यमयी सुनहरे प्रभामंडल दिखाई दिए। इन सुनहरे प्रभामंडलों का वितरण बेहद खास था और उनमें एक आकर्षण था जो स्वर्ग और पृथ्वी के ताव के अनुरूप था। महेश मिश्रा द्वारा इसे ध्यान से पहचानने के बाद वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यह 8 उजाड़ और 6 दिशाओं वाली स्थिति है। आप वाकई बहुत तेज हैं। ओटिल्ड, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सभी दिशाओं में सुनहरे प्रभामंडलों ने एक सुंदर वक्र बनाया। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा जो हर जगह से बह रही थी, सक्रिय रूप से स्पिरिट गैदरिंग एरे में प्रवाहित हुई। इतना ही नहीं, बल्कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित सांद्रता पर पहुंचती है तो संरचना में आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत पूर्व निर्धारित स्थानों से प्रवाहित होती है। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। ये सहज, सौम्य और अत्यंत सामंजस्यपूर्ण था। महेश मिश्रा ने ताली बजाई और आह भरी। आप वास्तव में एक देवता हैं। ये केवल इस क्षण था कि उसे समझ में आया कि राजमेहरा महारानी का आदमी क्यों बन पाया। बस इस कदम से राजमेहरा निश्चित रूप से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सभी कुलीनों से श्रेष्ठ था। बेशक विशेषज्ञता के अलावा राजमेहरा का रूप भी सुंदर था। जब ये सब मिलाए गए तो भले ही वह प्राचीन महान महारानी ही क्यों न हो, वह राजमेहरा के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर संजय ने अपने दिल में प्रशंसा की। महारानी का स्वाद अच्छा है। कॉन्सर्ट वास्तव में लाखों में एक है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ये देखकर कि मामला सुलझ गया है, राजमेहरा अपनी चारों बेटियों को स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में ले आया। महेश मिश्रा और संजय तुरंत पीछे हट गए। महारानी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जब राजकुमारियां अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही होती थीं तो पहरेदारों को उनसे दूर रहना पड़ता था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि दीपिका ने बच्चों को जो तलवारबाजी सिखाई थी वह बहुत शक्तिशाली थी। पिताजी, मैं आपको वह तलवारबाजी कौशल दिखाती हूँ जो माँ ने मुझे सिखाया था। अनन्या की काली आंखें इधर उधर घूम गईं और उसने सबसे पहले राजमेहरा का हाथ थामा। मैं इसका अभ्यास करना चाहती हूँ ताकि डैडी भी देख सकें। बाकी 3 लड़कियां तुरंत उसके पक्ष में लड़ने के लिए आगे आईं। राजमेहरा ने उनके छोटे छोटे सिर प्यार से सहलाए। बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो तलवारबाजी का कौशल सिखाया है उसका नाम क्या है? मैंने कहा, इसे स्काईलाइट स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। रिया ने जवाब में जल्दी से अपना छोटा हाथ उठाया। अनन्या ने आगे कहा, माँ ने कहा कि यह एक मध्यम श्रेणी की सेंट रैंक तलवार तकनीक है। राजमेहरा ने चुपचाप सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि दीपिका ने किसी को भी देखने की अनुमति नहीं दी। स्काईलाइट स्वॉर्ड तकनीक एक मध्यम श्रेणी की सेंट रैंक तलवार तकनीक थी और इसे बिल्कुल अनमोल माना जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे डैडी को दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों छोटी लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना असली सार प्रसारित किया। स्पिरिट गैदरिंग एरे में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने शेल्फ पर रखी लंबी तलवार उठाई। पिताजी, चलो शुरू करते हैं। अपने पिताओं को देखते हुए चारों छोटी लड़कियां लड़ने के जोश से भरी हुई थीं। जिस क्षण वे आगे बढ़ीं उनमें एक अद्वितीय शक्ति की गति थी। राजमेहरा मदद नहीं कर सके लेकिन आह भर सके। जैसा कि एक ड्रैगन से ड्रैगन पैदा होता है, एक फीनिक्स से फीनिक्स पैदा होता है। दीपिका की अद्भुत प्रतिभा इन चारों बच्चों में पूरी तरह समाहित थी।
मध्यम श्रेणी की सेंट रैंक वाली स्काईलाइट स्वॉर्ड तकनीक की मदद से चारों छोटी लड़कियों की तलवार चालें भयंकर और असाधारण थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, चारों बच्चों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। वे राजमहरा के पास पहुंचे और उत्सुकता से पूछा, डैडी, क्या हम ठीक थे? हाँ, राजमहरा ने महसूस किया कि मांस के 4 नरम टुकड़े उसके पैरों से रगड़ रहे थे। उस एहसास ने वास्तव में उसके पिता के प्यार को बढ़ा दिया। राधिका ने राजमहरा के पैर को गले लगाया और यह कहते हुए ऊपर चढ़ गई, चूंकि डैडी इतने शक्तिशाली हैं, क्या डैडी हमें भी तलवार चालें सिखा सकते हैं? जब अनन्या और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत दिलचस्पी लेने लगे और राजमहरा से उन्हें नई तलवार चालें सिखाने के लिए कहा। राजमहरा केवल सिर हिला सके। ठीक है डैडी, तुम लोगों को भी नई तलवार चालें सिखाएंगे। वाह! चारों छोटी लड़कियां तुरंत तितर बितर हो गईं और चौड़ी आंखों से राजमहरा को देखने लगीं। राजमहरा ने एक लंबी तलवार ली और उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसने अपनी चारों बेटियों की तरफ देखा। ध्यान से देखो, उसने जो इस्तेमाल किया वह सिस्टम द्वारा पुरस्कृत अनंत तलवारबाजी तकनीक थी। अनंत का मतलब था असीम, अंतहीन, असीम, बिना अंत के और बिना छाया के। यह एक तलवार चाल थी जो इच्छा पर जोर देती थी, लेकिन रूप पर नहीं। इसे दिल के अनुसार निष्पादित किया गया था, इसका कोई ढांचा नहीं था और यह प्रतिबंधित नहीं थी। क्योंकि राजमहरा के पास कोई साधना नहीं थी, उसने पहले तलवार चलाने का अभ्यास नहीं किया था। इसलिए उसने जो मुद्रा अपनाई वह न केवल धीमी बल्कि कमजोर भी लग रही थी। हालांकि अनन्या और अन्य लोगों के लिए यह एक अलग एहसास था। पिता बहुत धीमे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। ये सही है, पिता और माँ की तलवार चाल बहुत अलग हैं। मैं सीखना चाहता हूँ। मैं भी। चारों छोटी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। राजमहरा ने अपनी लंबी तलवार रख दी और अपनी चारों बेटियों की ओर देखने लगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सीखा? हाँ, चारों छोटी लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाया। उनकी प्रतिभा मूल रूप से राक्षस स्तर की थी। भले ही राजमहरा की तलवार की चाल धीमी थी, लेकिन उनकी तलवार की मंशा असाधारण थी। अनन्या और बाकी लोग राजमहरा की तलवार की चाल भूल गए थे, लेकिन वे उनके दिलों में प्रकट की गई तलवार की मंशा को मजबूती से उकेर सकते थे। तो फिर कोशिश करके देखो। राजमहरा देखना चाहते थे कि उनकी बेटियां अनंत तलवारबाजी को कितनी समझ पाती हैं। पिताजी, मैं पहले जाऊंगी। अनन्या आगे बढ़ी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने असली सार को प्रसारित किया। अपने दिल में तलवार की मंशा को समझने के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी तलवार से वार किया। स्विश! एक तलवार की किरण चमकी, जो पलक झपकते ही 1000 फीट तक फैल गई। सुनहरी तलवार की चमक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को भेदती हुई दूर एक विशाल चट्टान पर जा गिरी। धमाका! विशाल चट्टान धमाके के साथ फट गई और अनगिनत चट्टानें आसमान में उड़ गईं। वाह! ओह! चारों छोटी लड़कियों ने अपने मुंह ढक लिए और सदमे में चिल्लाने लगीं। संजय और दूसरे गार्ड्स ने जब शोर सुना तो सदमे में पीछे मुड़े। अध्याय 14। इस तलवार की शक्ति अप्रत्याशित रूप से महान थी। अनन्या और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक तलवार के वार से एक बहुत बड़ा पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। संजय और अन्य पहरेदारों के लिए वे भयभीत थे। राजमहरा के मार्गदर्शन में राजकुमारियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह विस्फोट किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि न केवल कॉन्सर्ट व्यूह रचना में कुशल है, बल्कि उसकी तलवार दाव भी इतनी शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि गर्वित महारानी मिस्टिक आइस ने निचले क्षेत्र में कॉन्सर्ट को पसंद किया। कंसोर्ट वास्तव में एक कमजोर व्यक्ति है जो अपनी असली क्षमताओं को प्रकट नहीं करता है। अगर मैं उससे थोड़ा सा तलवार दाव सीख सकता हूं तो मैं अपने सपनों में भी मुस्कुराते हुए जागूंगा। संजय ने आह भरी। किनारे पर खड़े कुछ पहरेदार एक दूसरे से फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। नॉर्थ मिस्टिक हेवन में बहुत से मार्शल आर्टिस्ट परम तलवार दाव को पाने के लिए लालायित थे। ये सभी गार्ड तलवारबाज थे। जब उन्होंने देखा कि राजमहरा कैसे राजकुमारियों को सिर्फ कुछ पॉइंटर्स से इतना शक्तिशाली बना सकता है तो वे तुरंत प्रशंसा से भर गए। इस समय अनन्या, रिया, अलीशा और राधिका अभी भी सदमे में थीं। अनन्या ने अपने हाथ में तलवार उठाई और उसे बार बार देखा। कितना जादुई! मैंने स्पष्ट रूप से माँ द्वारा सिखाई गई तलवार चाल का उपयोग किया, लेकिन मैंने जो तलवार ऊर्जा निकाली वह बहुत अधिक शक्तिशाली थी। रिया और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। बहन की चाल बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तुमने मुझे डरा दिया। ये सब डैडी की बदौलत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राधिका ने उत्सुकता से अपनी तलवार उठाई। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। उसने अनन्या की नकल की और तलवार की मंशा को समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने इसे दूसरे पत्थर पर घुमाया। धमाका! एक और जोरदार धमाका हुआ और पत्थर चकनाचूर हो गया। वाह! रिया और अलीशा ने फिर से चौंक कर कहा। दोनों छोटी लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और अपने हाथों में लंबी तलवारें उठाईं। तलवार की मंशा को समझने के बाद उन्होंने एक साथ हमला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट! 2 और जोरदार धमाकों के बाद दोनों पत्थर तुरंत धूल में बदल गए। जब पहरेदारों ने ये देखा तो वे चौंक गए और ईर्ष्या करने लगे। सभी राजकुमारियां बहुत प्रतिभाशाली थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली जैविक पिता था। और ठीक है, महारानी भी एक प्रतिभाशाली थीं। उनका परिवार वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से भरा परिवार था।
इसने दूसरों को पागलों की तरह उनसे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। पिता बहुत शक्तिशाली हैं, मैं वास्तव में आपके लिए भाग्यशाली हूँ। हालांकि अनन्या और बाकी सभी बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन स्लैश ने उनकी बहुत ताकत भी खर्च कर दी। उत्साह के बाद बच्चे थके हुए लग रहे थे। इस समय छोटी लड़कियां नखरे दिखाना चाहती थीं। अब अनन्या सबसे पहले राज मेहरा की बाहों में झपट पड़ी और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके पेट से रगड़ने लगी। रिया, अलीशा और राधिका स्वाभाविक रूप से पीछे रहने को तैयार नहीं थीं। वे राज मेहरा की बाहों में झपट पड़ीं। डैडी, हमें गले लगाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राज मेहरा जमीन पर बैठ गए और चारों लड़कियों को गले लगा लिया। राधिका राज मेहरा की टांगों पर लेट गई और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, काश माँ डैडी को जल्दी वापस ले आती। राज मेहरा ने उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। डैडी के वापस आने में अब भी देर नहीं हुई है। अनन्या ने अपनी उंगली से इशारा किया। तो पिताजी को वादा करना होगा कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। राज मेहरा ने हंसते हुए उसकी छोटी उंगली को पकड़ लिया। पिताजी वादा करते हैं, पिंकी वादा करती है, तुम्हें 100 साल तक पीछे हटने की अनुमति नहीं है। राज मेहरा की गारंटी मिलने के बाद चारों छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं। जल्द ही उनमें बहुत सहनशक्ति आ गई। राज मेहरा की संगति के कारण छोटी लड़कियां तलवार चलाने का अभ्यास करते समय विशेष रूप से ऊर्जावान थीं। समय समय पर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन से हंसी की आवाज़ आती थी, जिससे संजय और अन्य लोग बेहद ईर्ष्यालु हो जाते थे। 2 दिन बाद भोर में दीपिका बैंगनी लाल लबादे में सुबह की धूप में क्रिस्टल पैलेस में चली गई। जब वह बेडरूम में पहुंची तो नौकर ने जल्दी से झुककर कहा, महाराज, कॉन्सर्ट और अन्य लोग अभी तक नहीं उठे हैं। दीपिका ने थोड़ा सा मुंह बनाया। भोर हो चुकी थी, इसलिए ये समझ में आता था कि बच्चे नहीं उठे। राज मेहरा भी नहीं उठे। दीपिका ने मन ही मन आह भरी। वह लड़ाई के लिए बाहर गई थी और आखिरकार वापस आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चों के पिता अभी भी सो रहे होंगे। भले ही वह देश और राज्य स्थापित करने में उसकी मदद न कर सके, कम से कम उसे इतना पतित तो नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि बच्चों की देखभाल के अलावा वह वास्तव में निराश है। दीपिका अपने दिल में असहाय महसूस कर रही थी। छोड़ो, वह बहुत पहले से जानती थी कि वह किस तरह का व्यक्ति है। इतनी मेहनत और उम्मीद क्यों बर्बाद की जाए कि वह खुद को संभाल सके और दूसरे लोगों की तरह काम करके दुनिया बना सके। महाराज, क्या हमें कॉन्सर्ट को सूचित करना चाहिए? नौकर ने सावधानी से पूछा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उनके उठने का इंतजार करते हैं। दीपिका के चेहरे पर ठंडक थी। वह मुड़ी और दरवाजे पर खड़ी हो गई और अपना सिर उठाकर असीम आकाश को घूरने लगी। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग ने 10,000 दानव साम्राज्य के खिलाफ युद्ध जीत लिया था। उसने शुरू में सोचा था कि रक्तपिपासु दानव भगवान से निपटना बेहद मुश्किल है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि खून के प्यासे दानव भगवान को उससे लड़ने में कोई आपत्ति होगी। इससे उसे कई मौके मिले। उसने खून के प्यासे दानव भगवान की खामी का फायदा उठाया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस लड़ाई में उनके पक्ष में कोई हताहत नहीं हुआ। 10,000 से ज्यादा दुश्मनों को मारना पहले से ही मिस्टिक आइस पैलेस के बूढ़े लोगों के झुंड को चुप कराने के लिए काफी था। वह राज मेहरा और बच्चों को देखने के लिए उत्साहित होकर दौड़ी थी। अप्रत्याशित रूप से उसने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया। उसके पीछे के बेडरूम का दरवाजा आखिरकार खुल गया। दीपिका ने एक लंबी सांस ली और बिना पीछे मुड़े कहा, आखिरकार तुम उठ गए। राज मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, अंदर आओ। दीपिका ने अपने दांत पीस लिए। इस आदमी ने तो ये भी नहीं पूछा कि मैंने कितनी देर तक इंतजार किया। माँ, इस समय अनन्या और बाकी लोग अपने कमरे से बाहर भागे। दीपिका को देखते ही छोटी लड़कियां एक साथ चिल्लाने लगीं। दीपिका के चेहरे पर तुरंत एक सौम्य भाव उभर आया। वह पलटी और बेडरूम में चली गई। अनन्या, क्या तुम सब एक ही समय पर उठीं? दीपिका ने चारों बच्चों को प्यार से छुआ। हाँ, क्योंकि हम सब एक साथ सोते हैं। अनन्या ने सिर हिलाया। अलीशा ने कहा, हम डैडी के साथ सोते हैं। सच में? दीपिका ने चौंक कर राज मेहरा की तरफ देखा। क्या वह चारों बच्चों को अकेले सोने के लिए मना कर थक नहीं गया था? दीपिका को याद आया कि जब उसने पहली बार चारों लड़कियों को सोने के लिए मनाया था तो वे रात में उसे परेशान करती थीं। राज मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। उन्हें सुलाने के लिए मनाना थका देने वाला नहीं है। जब दीपिका ने उसे यह कहते सुना तो उसके दिल का अवसाद बहुत कम हो गया। कोई बात नहीं, वह एक योग्य पिता था। कुछ और बातें करने के बाद राज मेहरा बच्चों को बर्तन धोने के लिए ले आया। फिर छोटी लड़कियों ने राज मेहरा से नाश्ता बनाने का आग्रह किया। राज मेहरा ने नाश्ते से पूरी मेज सजा दी। जब उसने मेज पर शानदार नाश्ता देखा तो दीपिका हैरान रह गई। ये व्यंजन बहुत ही शानदार हैं और इनमें बहुत अच्छी खुशबू है। इसके अलावा गुणवत्ता जटिल है और कारीगरी उत्तम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पाक कौशल इतना शानदार होगा। अध्याय 15। दीपिका का जन्म राज परिवार में हुआ था और अब वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की धर्मगुरु थी। उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से असाधारण था। हालांकि उसने बहुत पहले से ही खाने से परहेज किया हुआ था, लेकिन उसने अनगिनत व्यंजनों का स्वाद चखा था। राज मेहरा ने जो नाश्ता बनाया था वह अब तक उसने देखा हुआ सबसे अच्छा नाश्ता था। मेज पर रखी समृद्ध खुशबू को सूंघते हुए दीपिका का मूड तुरंत ठीक हो गया।
माँ, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। आपको भी इसे खाना चाहिए। अनन्या ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। दीपिका ने अपना सिर हिलाया। माँ को भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। हालांकि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर भी ये दीपिका की भूख को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त था। सम्राट क्षेत्र में व्यक्ति का आत्मनियंत्रण असाधारण रूप से दृढ़ था। इस तथ्य के साथ कि दीपिका ने लंबे समय तक खाने से परहेज किया था, स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी खाने की भूख नहीं थी। माँ, बस थोड़ा सा, रिया ने प्यार से कहा। अलीशा ने सिर हिलाया। ये सही है, हम पहली बार साथ में नाश्ता कर रहे हैं। जैसे ही राधिका बोलने वाली थी, स्वर्गीय कुत्ता जानवर उसे खुश करने के लिए फिर से उसके पास आया, लेकिन राधिका ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। बच्चों को कितना उत्साही देखकर दीपिका केवल सहमत हो सकी। ठीक है, माँ तुम्हारे साथ थोड़ा खाएगी। उसने चम्मच उठाया और सबसे नज़दीकी व्हाइट फेदर इम्मोर्टल गूज एग पॉरेज का एक चम्मच लिया। व्हाइट फेदर इम्मोर्टल गूज अंडे आमतौर पर 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में देखे जाते थे। हालांकि राज मेहरा की रेसिपी दीपिका की यादों में व्हाइट फेदर इम्मोर्टल गूज एग पॉरेज से थोड़ी अलग थी। वह राज मेहरा के खाने का स्वाद चखना चाहती थी। उसके चेरी होंठ धीरे धीरे खुल गए और उसने एक छोटा सा अंडा सूप निगल लिया। मम्मा, दीपिका की आंखें चमक उठीं। ये स्वाद वाकई बहुत स्वादिष्ट था। अंडे के स्वाद के साथ एक और अनोखा स्वाद मिला, जिसने उसकी स्वाद कलिकाओं पर हमला कर दिया। उसकी स्वाद कलिकाएं, जो बहुत दिनों से खाने से परहेज कर रही थीं, एकदम से खिल उठीं। दीपिका खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंडे के सूप का एक और चम्मच भर लिया। इस बार स्वाद अभी भी बहुत बढ़िया था और बना हुआ था। इसके अलावा उसकी स्वाद कलिकाएं, जो बहुत दिनों से निष्क्रिय थीं, इस समय पूरी तरह से सक्रिय लग रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम व्हाइट फेदर इम्मोर्टल गूज के अंडे इतने स्वादिष्ट तरीके से पकाओगे। दीपिका ने अपनी खूबसूरत काली आंखें उठाईं और उदासीनता से राज मेहरा को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। चूंकि माँ को ये पसंद है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें दूंगी, अनन्या ने बेटे की तरह कहा। दीपिका ने एक और चम्मच खाया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। माँ का पेट भर गया है, तुम लोग खाओ। उसके लिए एक बार में 3 चम्मच खा पाना पहले से ही अभूतपूर्व था। फिर वह राज मेहरा को बच्चों के साथ नाश्ता करते हुए देखकर मुस्कुराए। पहली बार उसे एक परिवार की गर्मजोशी का एहसास हुआ। रात के खाने के बाद दीपिका को फिर से सरकारी मामलों को संभालने के लिए शाही दरबार में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों के साथ घर में खेलने का अवसर लिया। उसने राज मेहरा के लिए एक बैंगनी सोने की गोली निकाली। इस गोली को बैंगनी सोने की रहस्यमय गोली कहा जाता है। यह एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की गोली है। यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप अपनी साधना गति बढ़ाने के लिए इसे ले सकते हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो वह 10 वर्षों में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि इस गोली पर भरोसा करते हुए उन्हें अधिकतम 2 वर्षों की आवश्यकता होगी। राज मेहरा ने बैंगनी सोने की रहस्यमय गोली को देखा भी नहीं और अपना सिर हिला दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिस्टम के साथ कोई भी यादृच्छिक इनाम उसे सम्राट दायरे में ले जा सकता है। हालांकि पर्पल गोल्ड मिस्टिक पिल अच्छी थी, फिर भी इसे खाने के बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। राज मेहरा आलसी होने के आदी थे, इसलिए उन्हें ऐसी चीज से कैसे लुभाया जा सकता था। दीपिका ने अपना सिर हिलाया और पर्पल गोल्ड मिस्टिक पिल को दूर रखने से पहले आह भरी। सुबह से उसका अच्छा मूड पलक झपकते ही गायब हो गया। उसे राज मेहरा के साधना करने की बहुत उम्मीद नहीं थी। ये औषधीय गोली उसका अंतिम संघर्ष माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि वह भविष्य में पूरी तरह से हार मान सकती है। वह राज मेहरा को बच्चों की देखभाल करने देगी। किसी और चीज के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे जाना है। दीपिका बिना पीछे मुड़े ही चली गई। राज मेहरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कमरे में चले गए। वह जल्दी से अपनी बेटियों के साथ खेल में शामिल हो गए। स्वर्गीय दानव क्षेत्र, असंख्य दानव शहर। अंधेरे हॉल में सैकड़ों युवा धार्मिक पथ साधक एक दूसरे के बगल में बंधे हुए थे। अगस्त्य ने अपनी राक्षसी तकनीक को सक्रिय किया और एक ही बार में उनके सभी सच्चे सार को निगल लिया। एक अजीब राक्षसी रोशनी चमकने के बाद ही अगस्त्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अगस्त्य ने बिना किसी दया के अपने सामने पड़ी सैकड़ों लाशों को देखा और अपने दांत पीस लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी मिस्टिक आइस इतनी शक्तिशाली होंगी और उन्होंने वास्तव में मुझे मेरी साधना के आधार का 1/4 हिस्सा खो दिया। लेकिन इसके बारे में सोचने पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उनसे कोई शिकायत थी और मैं उनसे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था, इसलिए उनके पास मौका था। महारानी मिस्टिक आइस के साथ युद्ध के बाद अगस्त्य को समय समय पर राज मेहरा की याद आती थी। महान सम्राटों के बीच युद्ध में विचलित होना बेहद खतरनाक था, इसलिए इस लड़ाई में वह केवल अपने दांत पीस सकता था और असफलता के परिणामों को सहन कर सकता था। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम ये पता लगाना था कि राज मेहरा महान संघ क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी था या नहीं, या बल्कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे मिस्टिक आइस पैलेस में पीछे धकेल दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह इसका पता नहीं लगा पाया तो अगली बार महारानी मिस्टिक आइस से लड़ने पर भी वह प्रभावित होगा। आखिरकार किसी को भी अंधेरे में छिपे हुए अज्ञात मूल के पावर हाउस को पसंद नहीं था और किसी भी समय उनके लिए खतरा बन सकता था। अंशुमान, 4 दानव जनरलों को उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग में भेजो और राज मेहरा को मारने का अवसर खोजो।
इस बार मुझे राजमहरा की पृष्ठभूमि का पता लगाना होगा। अगर मैं उसे और उसकी 4 बेटियों को मार सकता हूं तो ये सबसे अच्छा होगा। अंशुमान तुरंत अंधेरे से बाहर आया और सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि राजमहरा ने शांतगुआन जी द्वारा दिए गए वीआईपी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। नाश्ते के बाद वह अपनी 4 बेटियों के साथ चल पड़ा। साहित्यिक चर्चा का स्थान उत्तरी मिस्टिक हेवन के दक्षिण में पारस पर्वत पर था। ये स्थान मिस्टिक आइस पैलेस से 5 मिलियन मील दूर था। राजमहरा और उनकी बेटियां शाही महल द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जेड गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी को 4 विशाल हरे पंखों वाले पक्षी खींच रहे थे। वे बहुत तेज थे और आराम से सवारी कर रहे थे। राजमहरा जेड को नियंत्रित करने वाले विशेष रूप से इस्तेमाल किए गए जानवर के माध्यम से अपनी इच्छा को प्रसारित कर सकते थे और हरे पंखों वाले उड़ने वाले पक्षी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। शुरू में छोटी लड़कियों ने हरे पंखों वाले उड़ने वाले पक्षी और जेड गाड़ी की बहुत प्रशंसा की थी। उन्हें लगा कि यह जेड गाड़ी बड़ी और आरामदायक थी और यह बहुत तेजी से उड़ती थी। हालांकि जब उन्होंने समय समय पर खेती करने वालों को उड़ते हुए देखा तो लड़कियों ने अपना विचार बदल दिया। हमारे पास 4 हरे पंख वाले पक्षी हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों की तरह तेज नहीं हैं। हाँ, ये बहुत धीमा है। पिता ने कहा कि पारस पर्वत अभी भी बहुत दूर है। वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? मैं वहां जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। चारों छोटी लड़कियां चाहती थीं कि वे तुरंत पारस पर्वत पर पहुंच जाएं। हवा में उड़ते साधकों ने उन्हें एहसास कराया कि उनकी जेड गाड़ी कितनी धीमी है। राजमहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। 9 स्वर्ग अमर लोकों में से एक के रूप में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में अनगिनत साधक थे। कई साधकों के लिए तेजी से उड़ना कोई समस्या नहीं थी। विशेष रूप से यहाँ कई सर्वोच्चताएं या यहाँ तक कि अर्ध सम्राट लोक शक्तियाँ भी थीं। उनकी उड़ान की गति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना हरे पंख वाले पक्षी कर सकें। पिताजी, क्या आपके पास जल्दी करने का कोई तरीका है? तुलना किए बिना कोई नुकसान नहीं था। अनन्या और अन्य लोगों ने कामना की कि वे अब सभी साधकों से आगे निकल जाएं। राजमहरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। उसके हाथ में दिव्य गति कंगन उसकी गति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जादुई उपकरण था। एक विचार के साथ असंख्य विशाल और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं से उसके कंगन में उमड़ पड़ी। उफ! तुरंत यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक शक्ति बन गई जिसने जेड गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 हरे पंखों वाले पक्षी मूल रूप से जेड गाड़ी को आगे खींच रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही यह जेड गाड़ी बन गई जो उन्हें खींच रही थी। इस दृश्य ने न केवल 4 छोटी लड़कियों को चौंका दिया, बल्कि दूर उड़ रहे साधक भी दंग रह गए।